Adil and myself. Namita, are you joining for the next candidate? सर आप तीनों कर लीजिए, आदिल एंड सौरभ, और आप कर लीजिए ये वाला। Okay, okay, यस okay. सर। So, Rohit, Yes, should sir. we start? Yes, sir. Are you comfortable? Yes, sir. Okay. So, are you comfortable in Hindi or English? Hindi, sir. Hindi, sir. Okay. Please be little louder so that we can listen you easily. Yes, sir. Hindi, sir. हिंदी। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो तुमसे हम लोग हिंदी में। अच्छा, ये बताओ, तुम बीटेक किए हो, राइट? जी सर। सो बीटेक किए हो तो तुम मतलब व्हाई यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश? सर Till 12th, in which language you did your schooling? सर हिंदी सर। हिंदी। 11th 12th सर इंग्लिश में किया था। ओके, 11 12 इंग्लिश में किए थे और उसके बाद बीटेक भी इंग्लिश में किए। तो आई जी थिंक सर। 6 years आर मोर देन एनफ टू गेट होल्ड ऑन ए लैंग्वेज। जी सर। बट एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी में ही। बीटेक किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, राइट? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में जी सर। तीन डिफरेंस बताओ। सर माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट डिवाइस जो होती है सर, वो उसमें रजिस्टर कैपेसिटर इस सब का यूज नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर में रजिस्टर कैपेसिटर इस सब का भी यूज होता है सर। और माइक्रो प्रोसेसर जो है सर, ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है सर, वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज किया जाता है सर। दो हुआ ना? जी सर। तीसरा? सॉरी सर, तीसरा अभी ओके। ध्यान नहीं। रोहित, ये बताओ, क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुने हो? जी सर। मुझे तुम क्वांटम कंप्यूटिंग समझाओ। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ओके। मशीन लैंग्वेज तो सुने होगे, पढ़े होगे। जी सर। कुछ प्रोग्रामिंग भी किए होगे मशीन लैंग्वेज में। जी सर, सी लैंग्वेज किया था। ओके। मशीन लैंग्वेज क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है? सर अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सर, इसको पढ़े तो ओके, हैं पहले। ओके, ओके, नो इशू, नो इशू। ट्रांजिस्टर जानते हो? जी सर। ट्रांजिस्टर जी क्या सर। होता है? ट्रांजिस्टर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है? क्या होता है और क्यों कहा जाता है? सर ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डिवाइस होता है सर। व्हाई ट्रांजिस्टर व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर? सर ये जानकारी अभी नहीं है। ओके। रडार टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या होता है और क्या बारिश में, आंधी में, तूफान में रडार जो है काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है? बंद तो सर नहीं करता है, कम कर देता है। प्रिंसिपल क्या है रडार टेक्नोलॉजी का? सॉरी सर, अभी जानकारी नहीं है। ओके। मैथिली लैंग्वेज जानते हो? जी सर। मैथिली लैंग्वेज के बारे में कुछ बताओ। सर मैथिली लैंग्वेज संविधान की अष्टम सूची में शामिल है सर। 22 भाषाएं जो संविधान में शामिल है, उनमें मैथिली लैंग्वेज भी शामिल है सर। और मैथिली भाषा जो है सर, काफ़ी मीठी भाषा मानी जाती है सर। मैथिली भाषा मिथिलांचल की भाषा है, जो बिहार राज्य में बोली जाती है और नेपाल में भी बोली जाती है। नेपाल की द्वितीय राजभाषा भी सर मैथिली है, और झारखंड राज्य की भी भाषा मैथिली है सर, द्वितीय राजभाषा सर। ओके। संविधान की कौन से संशोधन में जी सर। मैथिली को 8वीं सूची में ऐड किया गया था? सर 93 संशोधन में सर, 93। ओके, किस सन में हुआ था? सर 2003 में सर। 2003 में। जी सर। ओके। तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज में और डायलेक्ट में? सर
जो लैंग्वेज होती है, भाषा जो है बृहत स्तर पे बोली जाती है, और डायलेक्ट जो होती है सर, उसकी एक बोली होती है जो छोटे स्तर पर बोली जाती है। जो साहित्यिक रचना होती है वो अधिकतर सर भाषा में होती है, और साहित्यिक रचना बोली में कम होती है। और भाषा में सर विविधता होती है, बोली में विविधता नहीं होती है। बीटेक किस सन में पास किए थे रोहित? सर 2011 में सर। 2011। 2011 से क्या कर रहे हो? सर तैयारी कर रहा था, और अभी सिविल कोर्ट मधुबनी में है सर, असिस्टेंट सर। ओके, अभी करेंटली वर्किंग हो? जी सर। कहाँ पे? सर सिविल कोर्ट झंझारपुर में सर, जो मधुबनी जिला का सब डिवीजन है अच्छा, सर किस झंझारपुर। कैपेसिटी में वर्किंग हो? सर असिस्टेंट है कॉपिंग डिपार्टमेंट में सर। ओके, किस सन में नौकरी लगा था वहाँ? सर 2018 में सर। अच्छा, 2011 से लेकर 17 तक जो है प्रिपरेशन किया। जी सर। क्या तुमको लगता है कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए हमें इतना टाइम देना चाहिए? अपने सबसे मतलब जो प्रोडक्टिव टाइम होता है हम लोग के जी लाइफ सर। का, जी उसमें सर। से इतने साल जो है देना चाहिए? सर इस प्रिपरेशन के दौरान सर मैंने विभिन्न स्तर पर तैयारी की थी सर, जिसमें मतलब फाइनल सेलेक्ट तो नहीं हो पाया था, लेकिन अंतिम स्तर तक 7-8 बार पहुंचा था सर। ओके। तो ओके, क्या तुमको लगता है रोहित कि बीटेक में तुम इतना पैसा लगाए, जी सर। उससे कहीं ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर लगाई, जी सर। और फिर जो इतना एक्सपेंडिचर कराने के बाद तुम एक ऐसे सर्विस में आ रहे हो जहाँ पे बीटेक का तुम्हारा हार्डली यूज होगा? मतलब जो भी तुम टेक्नोलॉजी सीखे हो, जो भी तुम टेक्निक्स जानते हो चीज़ों के बारे में, उसको तुम शायद ही कभी इस्तेमाल कर पाओगे अपने पूरे सर्विस काल में। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा फेल्योर है कि हम सही रिसोर्सेज को सही जगह पे सही टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, रादर देन इस क्रिस क्रॉस के चक्कर में जो है हमारा इतना बड़ा चीज़ जो है वेस्टेज में जा रहा है? क्या कहना है तुम्हारा इस पे? नहीं सर, मतलब इसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, जैसे सर अभी आपने कहा कि मतलब जो सर्विस मैं करूंगा उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर, कई बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा सर। नहीं, आप तो ये तो है नहीं कि सर्विस में आकर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का यूज करके मोबाइल बनाओगे। नहीं सर, वो तो नहीं बना सकते हैं। और जब मोबाइल नहीं बनाओगे तो मोबाइल हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? टेल में। जब मोबाइल हम नहीं बनाएंगे, हमारे इंजीनियर्स जब मोबाइल नहीं बनाएंगे, तो जी मोबाइल सर। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहीं से। जी सर। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यानी कि दूसरे कंट्री के इंजीनियर्स बनाएंगे उसको। तो दूसरे जी सर। कंट्री के तो इंजीनियर्स मोबाइल डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, और हम लोग सिंपली उसको परचेस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। भारत में भी बना रहे हैं सर। कहाँ पे भारत में बना रहे हैं बताओ? जैसे सर गुड़गांव में ये है सर बनाने की, और अभी नोएडा में भी खुला है सर, सैमसंग का ऑफिस जो है सर नोएडा में भी शुरू हुआ है सर बनाने का। ओके, तो मेरी तरफ से हो गया रोहित। मैं इनवाइट करूंगा सौरभ, तो प्लीज स्टार्ट। Hi Rohit. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. So I'll start away with a discussion जो कि अभी बहुत रिकरेंट चल रहा है। अभी बिहार में हम लोग के हर साल फ्लड आ रहा है मोर और सो, ठीक है। जी सर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या 4 स्टेप लेंगे जो कि उसको कंट्रोल में रखा जा सके, या उस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या आप करेंगे? 4 स्टेप। जी सर, सबसे पहले सर जो फ्लड प्रोन एरिया रहेगा सर, उसको चिन्हित किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो ऊंचाई का जगह है उसको भी चिन्हित किया जाएगा, और इमरजेंसी कंडीशन में जब अगर एकाएक फ्लड आ जाएगा सर, तो उस समय फिर जो जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को वहाँ उस ऊंचे स्थान पे ले जाया जाएगा। उनके मवेशी और जो जितने भी सामान, जो जरूरत की सामान है जितना हो सकता है उनको ले जाके फिर वहाँ पे किचन गार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वहाँ रहने में ज़्यादा दिक्कत न हो पाए। और उसके बाद फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बताया जाएगा इसके संबंध में, और फिर उसके बाद जितने भी लोग हैं उनकी सहायता से तत्काल के लिए कुछ किया जाएगा।
तो मतलब सब कुछ फ्लड आने के बाद का है, फ्लड आने से पहले? फ्लड फ्लड आने से पहले सर उस एरिया को सर चिन्हित किया जाएगा, और जो ऊंचे जगह है उन सबको चिन्हित किया जाएगा सर, उन सब के लिए पहले से ये किया जाएगा सर। लेकिन फ्लड को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स बताएं। सर फ्लड को सर कम किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है सर, पूरी तरीके से रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सर नेपाल से भी जो पानी आता है उस वही मेन रीजन होता है सर फ्लड का सर। तो अच्छा। मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे नेपाल में सर कोसी पर बांध बनने का है, 2003 से ही चल रहा है सर, बांध बनाना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं काफी विरोध कर रहे हैं कि विस्थापन हो जाएगा वहां से, और फिर पर्यावरण का भी समस्या हो जाएगा, इसलिए वो अभी तक परवान चढ़ा नहीं है सर। 2003 से ही इस पर बात चल रही है भारत सरकार नेपाल सरकार की, लेकिन हो नहीं पाई है। और नदी में सर जो जितनी गाद सब होती है वो भी एक कारण होता है, तो इस पर भी बहुत अधिक अभी तक कुछ किया नहीं जा सका है। तो आपका कहना है कि हम लोग एज प्रशासन लाइक वो नहीं कर पाए हैं जो करना चाहिए फ्लड के लिए? सर अपने तरफ से कर रहे हैं सर, लेकिन इसमें दूसरा देश भी शामिल है सर, तो सारा काम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि दूसरा देश भी इन्वॉल्व है सर। अगर सिर्फ अपने देश से ही समस्या होती तो कई सारी चीज का समाधान हो सकता था सर, लेकिन दूसरे देश में है तो उसके लिए बिना उनके सहायता से हम कुछ खास कर नहीं सकते हैं सर, क्योंकि बांध सर नेपाल में ही बनना है, तो इसमें तो हम बिना उनकी सहायता से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ करते हुए, सपोज मेरे पास एक ही कैंडिडेट है सेलेक्ट करने को, जी सर। तो आपको क्यों लिया जाए? सर जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने का नजरिया जो सर है वो मेरा अच्छा है, और उसको समझ के एनालाइज करके उसके इम्प्लीमेंट करने के दिशा में भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ सर। जी सर। एक ही आपका ऑब्जर्वेशन है, कुछ और स्ट्रेंथ और स्किल्स आप जी सर बताना मैं चाहेंगे? जी सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, और जो वैज्ञानिक तरीके से सोचता हूँ किसी भी चीज को सर इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका नुकसान क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी एनालाइज करता हूँ, तो अब मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकता हूँ। तो कोई एक एग्जांपल देंगे अपने रियल लाइफ में जो आपने वैज्ञानिक तरीके से किया हो, जहां पे आपका अप्रोच किसी और कैंडिडेट के अप्रोच से अच्छा रहा हो, आपके इंजीनियरिंग में, आपके तैयारी में, या आपके घर में, या किसी भी चीज में? जैसे सर अभी मैं कोर्ट में काम करता हूँ सर, अच्छा। तो वहाँ जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ट्रिवियल इशू को लेकर भी आ जाते हैं, जहाँ की कोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो उस पर भी केस करने के लिए और केस रजिस्टर करने के लिए कई बार आ जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को सर समझा बुझा के आपसी से सहमति करा के सर मतलब उनका केस को वही मतलब कंप्रोमाइज करा दिया है सर, जिससे कि मामला आगे ना बढ़े, और इस तरह से समझा दिया कि आपस में मतलब फिर सहमति से उन्होंने ये जो मामला था तो उसको आगे नहीं बढ़ाया। इसमें वैज्ञानिक कंपोनेंट क्या था सर, आप बताएंगे? सर उनकी समस्या जो थी उनकी समस्या को सर अच्छे से सुना, और फिर उसके अनुरूप सर सलाह दिया और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। कोर्ट में आप काम करते हैं अभी? जी सर। अच्छा, तो कोर्ट में जो पेंडेंसी है अभी वो केसेस जी की, जी इससे आम जनता और कोर्ट सिस्टम, इनफैक्ट पूरा देश सफर कर रहा है। जी तो सर। आप 3 स्टेप बताइए जो कि आप पेंडेंसीज को कम करने में हेल्प करेंगे। सर जैसे विधि आयोग का सर एक सुझाव है सर, अभी पूरे भारत में 21,000 जज ही हैं, जबकि विधि आयोग का कहना है कि 50,000 कम से कम जज होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सर जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जितनी पेंडेंसी है उनमें मतलब जितने होने चाहिए उसमें से आधे से भी कम है सर। तो ये पेंडेंसी के लिए सर जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी है सर, जो कोर्ट में केस है सर उसमें से आधे से अधिक केस जो है वो सरकार उसमें एक पक्ष होता है सर, तो सरकार जैसे छोटी से छोटी चीजों में भी मतलब पक्ष होता है, तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हर छोटी चीज में जो सरकार पक्ष हो जाता है उसको अगर कम किया जाए किसी भी तरीके से सर, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकती है सर। और एक है सर जो जैसे विधि आयोग का ही सुझाव है सर कि जैसे 10 लाख लोगों पे कम से कम 50 जज होने चाहिए, लेकिन भारत में सर 10 लाख लोगों में सिर्फ 10 ही जज हैं।
तो इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर पुअर है, अभी भी अधिकतर काम जो है सर वो फिजिकल मोड में ही होता है, मतलब उसको डिजिटलाइज किया तो जा रहा है लेकिन अभी उसका सर प्रोसेस धीमा है सर, उसको भी थोड़ा तेज किए जाने की जरूरत है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आपने डिजिटाइजेशन ऑफ कोड की बात कही है, जी सर। तो डिजिटाइजेशन ऑफ कोड में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर जैसे अभी फाइलिंग जो होती है वो सर अधिकतर फिजिकल मोड में होती है, मतलब हाथ से ही किया जाता है, मतलब फाइल उसको सर कंप्यूटरीकृत, जैसे कंप्यूटर से फाइलिंग जो होनी चाहिए और हो भी रही है सर, पहले से सुधार तो हुआ है, तो उसमें सर करने से समय भी बचता है सर और फिर एफिशिएंसी भी बढ़ती है कोड की। तो उसको सर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करने की जरूरत है, और टिकटिंग प्रणाली जो है वो भी सर डिजिटल हो रहा है, तो उससे भी सर मतलब कोर्ट में एफिशिएंसी बढ़ रही है सर काम के प्रति। आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे डिजिटाइजेशन? डिजिटलाइजेशन में जैसे सर सीसीटीवी कैमरा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है, तो उसमें अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी काम होता है सर। जी, धन्यवाद। आदि आदिल, पैनलिस्ट। सर आदिल का मैसेज आया कि उनका कुछ अर्जेंट काम है, तो सर मैं कुछ ओके, क्वेश्चंस पूछ नमिता, लेती हूँ। नमिता स्टार्ट विथ प्लीज। जी, हेलो रोहित, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है, तो आप मुझे एआई के बारे में कुछ बता सकते हैं? और कैसे आप उसको, मुझे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए कि अगर आपको हम एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, तो आप एआई का यूज उसमें कैसे करेंगे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके माध्यम से मैम कम्युनिकेशन में हम अपना ये कर सकते हैं, जो संचार व्यवस्था है उसके थ्रू, जैसे एजुकेशन हुआ सर, एजुकेशन हुआ तो डिजिटल तरीके से ई ई एडुसेट के सहायता से हम एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर स्वास्थ्य से भी संबंधित जो भी प्रशासन में दिक्कत आती है, स्वास्थ्य से भी संबंधित हम एआई के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कृषि हो गया या बाढ़ हो गया, बाढ़ की भी जो हम पहले से पता कर सकते हैं एआई के थ्रू। अच्छा, एक तो एग्रीकल्चर में आपने बताया, दूसरा हेल्थ में। जी मैम, एजुकेशन में भी। हेल्थ, हाँ, मतलब कुछ एग्जाम्पल, कुछ कैसे आप प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे यूज करेंगे? हम कहते हैं कि हाँ एआई का यूज हम हर सेक्टर में कर सकते हैं, पर अगर आपको एक चार्ज दिया है एक एरिया का, एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां आपने कुछ सोचा है ऐसा कि आप क्या चेंज ला सकते हैं एआई के थ्रू? आप वहां क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? रोहित, आवाज आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मैम, वीडियो नहीं आ रही है सर मैम। अच्छा, कोई नहीं, हम आपको देख पा रहे हैं। आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप कुछ प्रैक्टिकल मुझे एग्जांपल्स दीजिए, कहीं यूज हो रहा हो या आप कुछ सोचे हैं, कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे या क्या? एजुकेशन में या हेल्थ में कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? मैम अभी एग्जाम्पल तो ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मतलब तो इस पे आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी में क्या हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। जी मैम। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, स्टेट वाइज कंपैरिजन किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप जानते हैं? जी मैम। मेनली 3 पैरामीटर्स होते हैं उसके, वो क्या होते हैं?
मैम शिक्षा होता है और बेहतर जीवन होता है मैम, और लैंगिक असमानता होता है, समानता होता है। ठीक है, तो इसमें बिहार को जो है वो काफी लो रैंक पे रखा गया था। तो आपको क्या जी लगता है, क्या रीजन है बिहार स्टेट का एचडीआई में लो लेवल पे आने का, और आपको क्या लगता है कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पॉइंट वाइज आप मुझे बता दीजिए। मैम, लोअर रीजन में आने का मैम, तो बिहार में शिक्षा का स्तर अभी भी सबसे कम है पूरे भारत में मैम। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार में आशातीत प्रगति नहीं की जा सकी है स्वतंत्रता के बाद भी। और लैंगिक असमानता भी बिहार में काफी है, और बेरोजगारी की दर भी है, जिससे कि बिहार में महिलाओं को सिर्फ 6.6% के आसपास ही रोजगार मिल रहा है टोटल, और जबकि भारत में लगभग 20% के आसपास है। तो बिहार में मैम ये समस्याएं हैं, मतलब एचडीआई इंडेक्स में पीछे होने के। तो इसका आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है? मैम सबसे पहले तो बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति करने की जरूरत है। उसको शिक्षित किया जाना काफी जरूरत है। उसके लिए जैसे अभी स्कूल में जो काम होते हैं, वो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो टीचिंग के अलावा भी उनको बहुत सारा काम दे दिया जाता है। तो उस काम को जितना हो सके उसको कम करने की जरूरत है मैम, जिससे कि टीचरों का मुख्य ध्यान है वो शिक्षा के प्रति हो। तो उस क्षेत्र में फिर हम बढ़ा सकते हैं बिहार का शिक्षा को। और स्वास्थ्य का संरचना भी बेहतर करने की जरूरत है। अभी भी जितना हॉस्पिटल है मैम, वो बिहार में अच्छे हॉस्पिटल्स की संख्या कम है, तो उनको बढ़ाने की जरूरत है। और लैंगिक असमानता भी है मैम, तो रोजगार की भी समस्या है। हालांकि सरकार की तरफ से महिलाओं को रोजगार में 35% रिजर्वेशन भी दिया गया है, और पंचायतों में 50% रिजर्वेशन है। इससे सशक्तिकरण तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है मैम। तो क्या रीजन है जो हम लैग कर गए हैं इसमें? ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं लेती है, या ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है, पर कुछ रीजन आप बता सकते हैं जो आपको लगता है कि हम नहीं फिर भी इसमें इम्प्रूव कर पा रहे हैं अभी तक? जी मैम, लैक्यूना क्या है? बिहार में मैम औद्योगिकरण का जो कि कमजोर है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ब्रेन ड्रेन बिहार से काफी ज्यादा होता है, और अनस्किल्ड मजदूरों का भी पलायन बिहार में काफी ज्यादा होती है। तो इस सब को रोकने की जरूरत है, औद्योगिकरण को बढ़ाने की जरूरत है। आपने ब्रेन ड्रेन के बारे में कहा, जहाँ पे जो हमको पता है ब्रेन ड्रेन क्या होता है, तो ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए आपको क्या लगता है? एक आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए कि ब्रेन ड्रेन जिससे हम रिवर्स कर सके। जी मैम, उसको मैम औद्योगिकरण को बढ़ाने की जरूरत है। और बिहार में आईटी सेक्टर की संभावनाएं अच्छी है, उसको अगर बढ़ावा दिया जाए बनाने के लिए, तो उससे भी ब्रेन ड्रेन रुक सकता है मैम। जैसे गया और नालंदा के क्षेत्र का जो एरिया है, वहाँ आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वहाँ का जलवायु ऐसा है कि वहाँ किया जा सकता है काम इसके क्षेत्र में। और पटना में भी चलाया जा रहा है कि पटना में आईटी हब बनाया जाएगा। अगर ये सब हो पाए तो फिर ब्रेन ड्रेन की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का ही आप आंसर बता रहे हैं कि यही क्रिएट करने से ही आपका इश्यू सॉल्व होगा? नहीं, हेल्थ का भी इशू है मैम। हेल्थ जैसे अभी कोरोना के समय में बिहार में जितने हॉस्पिटल्स की कमी थी, तो बाहर जाकर भी बहुत लोग बाहर भी गए और अपने इलाज के क्रम में। तो बिहार में भी अगर बेहतर इलाज मिले, बेहतर शिक्षा मिले, तो बिहार से ब्रेन ड्रेन की समस्या कम हो सकती है। ठीक है, तो सीएम के साथ निश्चय एक स्कीम है जो जी वहां चल रही है, तो बेसिक उस स्कीम के बारे में बता सकते हैं हम कि किस सेक्टर में वो काम कर रही है? जी मैम, तो सीएम की सात निश्चय जो है वो महिलाओं के प्रगति के लिए काम कर रही है, युवाओं के प्रगति के लिए काम कर रही है। हर घर में नल का जल हो, इसके क्षेत्र में काम कर रही है। बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है। स्वच्छ गांव के क्षेत्र में काम कर रही है मैम। स्वच्छ शहरों के क्षेत्र में काम कर रही है। परिवहन के भी क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, रोहित, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये कि जो हम बोलते हैं सेक्स रेशियो खराब है हमारे डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का, जी एक मैम। वो चीज है, और जो गर्ल्स एजुकेशन है, ड्रॉप आउट भी ज्यादा है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी कम है। तो वुमेन सेक्टर के लिए उसका आप डेवलपमेंट करें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा दें, उसके लिए आप कुछ आप डिस्ट्रिक्ट में अपने अगर आप पोस्ट होते हैं तो आप क्या स्टेप्स लेंगे?
कि इस एरिया का आप डेवलपमेंट कर पाए? जी मैम, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाएंगे मैम। जो बेसिक स्तर पर स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम होगी महिलाओं के लिए, उनके लिए प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे कि उनमें स्किल आए और फिर उससे उससे उनको रोजगार की प्राप्ति हो, जिससे उनकी समृद्धि हो सके और फिर बेहतर जीवन जीने के लिए काम कर सके वो। ठीक है रोहित, ओके, थैंक यू। So we all have done. So Rohit, यस सर। now it's your feedback time. यस सर। रोहित, तुम्हारा जो ओवरऑल पर्सनालिटी जो मैं समझ पाया, जी सर। तुम बड़ा फनी किस्म के आदमी हो। थोड़ा जो आंसर बोल रहे हो, आनंद तो यस। बहुत आ रहा है, लेकिन सब्सटेंस कम है। यस सर। मतलब जो आंसर बोल रहे हो उसमें तो अ, अगर मैं अपना बात करूं तो मैं काफी इम्प्रेस्ड हूं तुम्हारे आंसर से। तुम्हारा जो कहने का टोन है वो मतलब वो गजब का है ना। जैसे कि कई जगह तुम बोल रहे हो, अभी एग्जाम्पल तो ध्यान नहीं है, बड़ा कैजुअल वे में मतलब बोल रहे हो, तो ये कई बार मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है। यस सर। बट व्हेन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द सच एन इम्पोर्टेंट पोस्ट, यस एट सर। दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट कंसिडरेशन में नॉट वर्क आउट, यस सर। है ना। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। अदरवाइज तुमसे, तुम्हारी कंपनी ऐसी है कि तुमसे बात करके सामने वाला एंजॉय करेगा, है यस ना। सर। बड़ा अच्छे से बोल रहे हो और बड़ा अच्छे से मतलब कैरी कर रहे हो, लेकिन कम टू द पॉइंट। यस सर। जब तुम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जा रहे हो, बैस के लिए जा रहे हो, या तुम बीपीएस के लिए जा रहे हो एक्सेट्रा, यस सर। तो उसमें तुमको थोड़ा सा और अच्छे से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, जी सर। है ना। उसमें तुमको जी। थोड़ा अपना कैजुअलनेस को कम करना होगा। जी सर। और जो आंसर, जो भी आंसर दो, उसमें ऐसा दिखे कि सब्सटेंस है, जी कुछ सर। मटेरियल है, कुछ क्वालिटी है, कुछ कंटेंट है। उसको बिल्कुल जेनरिक वे में नहीं, जैसे कि मैं कह दिया कि सर हम क्या कर सकते हैं, फ्लड तो आएगा ही आएगा, है ना। हम तो बात जी। ही कर सकते हैं सर, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। वैसे ही मैं कहूँ कि पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन तो सर रहेगा ही, क्योंकि अब लोग हैं तो पॉपुलेशन तो होगा ही, है ना। अब इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो जी। दिस इज नॉट द वे टू आंसर द क्वेश्चन, जी सर। है ना। तुमको क्या, सपोज दैट तुमसे पूछा गया कि बिहार में फ्लड कंट्रोल का मेजर्स बताओ, जी सर। तुमको मेजर्स बताना है, कैसा बताना है कि आई एम टॉकिंग टू एन एजुकेटेड पर्सन हु आर वेल अवेयर अबाउट द इशू। यस हमें सर। तो ऐसे मतलब अपने आप से बात करना है, क्योंकि द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू इन बीपीएससी, दे आर वेल वर्स्ड विथ नॉलेज, यस सर। है ना। वो अपने जीवन के बिल्कुल मतलब लास्ट उसमें होते हैं, और गजब का उनका नॉलेज होता है, गजब का उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। यू कैन नॉट फेक विद देम, और यस सर। बहुत सारा उनको ब्लफ नहीं कर सकते हो तुम, जी है सर। ना। दे विल इजिली कैच यू एंड अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो तुम वहां पे ऐसे अपने आप को पेश करो कि तुम कुछ जानते हो, यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग एन ऑफिसर। तो वैसे कैरी करना है। इतना सारा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूछा, यू जी सर। हार्डली आंसर एनी क्वेश्चंस। आई स्टार्टेड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जी सर। I myself done BTech in Electronics and Communication Engineering, and I still remember I am passed out of 2009 batch, and I still remember some of the basic concepts of electronics and communication. जी सर। Like I asked what is difference between microprocessor and microcontroller. तो माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में तुमको बेसिक डिफरेंस सबसे पहले बताना है कि सर, एक में मेमोरी इनबिल्ट होता है और एक में मेमोरी नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी इनबिल्ट होता है, जी सर। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी हम अटैच करते हैं साथ में। जी सर। सिमिलरली दूसरा डिफरेंस बता सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर सर एक मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर एक मिनी कंप्यूटर होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर जस्ट एक डिवाइस होता है जो कि मिनी कंप्यूटर में फिट हो सकता है। या जी।
at any places it can be fit, है कि नहीं? जी सर। सिमिलरली तुम मतलब तीसरा डिफरेंस बता सकते हो कि सर इसमें माइक्रो कंट्रोलर में जो है रोम होता है, परमानेंट मेमोरी, या तुम ये जी कह सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिवाइस होता है विच कैन एक्ट ऑन इट्स ओन, जबकि माइक्रो प्रोसेसर को जब तक किसी के साथ अटैच नहीं करोगे इट कैनॉट वर्क। जी जब सर। तक उसको तुम किसी लॉजिक के साथ, फंक्शन के साथ यूज नहीं कर रहे हो, इट कैनॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। जी सर। तो ये तो वो डिफरेंसेस है जो कि हमारे जेहन में मतलब होना चाहिए। जब हम बीटेक कर रहे होते हैं तो इसको हम साल भर 4 साल इसको हम पढ़ते रहते हैं। जी सर। रडार का टेक्नोलॉजी में पूछा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है रडार का, व्हाट यू टोल्ड, आई जस्ट आस्क्ड इज व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार एंड, और ये क्या मतलब बारिश में या ऐसे खराब मौसम में काम कम करने लगता है या काम नहीं करता है। जी यू सर। जस्ट टुक दैट पॉइंट कि जो तुम न्यूज में सुने थे कि थोड़ा कम काम करता है। जी सर। तुम मुझे ये नहीं बताए कि मतलब कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या है और कम काम क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब चीज मुझे तुम नहीं बताया। तो दैट शोज योर कैजुअलनेस कि जो मैं पूछा जी सर। उसको न बताकर जो तुम जानते थे, एक वर्ड सुन रखे थे पेपर में या आप कहीं से भी न्यूज चैनल में, वो तुम बता दिए एग्जैक्टली। तो ये चीज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी और सर। बहुत जगह पे जैसे कि तुम सीधे कह रहे सर ये नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसमें दिक्कतें हैं, ये तुम्हारा अप्रोच नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। जी सर। तुम एक पॉजिटिव आउटलुक तो दो यार, मतलब नहीं हो सकता, मतलब वही तो करने के लिए तुमको लिया जा रहा है ना। जी सर। नहीं तो तुम्हारी जरूरत क्यों है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। तो पहली बात कि तुम तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक करो, जी थोड़ा सर। चुस्त दुरुस्त करो, थोड़ा सा भागो दौड़ो, है ना, जी योग सर। ध्यान जो भी करते हो वो करो, और थोड़ा अपने अप्रोच हल्का सा डिफरेंट करो। जी सर। रेस्ट पार्ट इज वेरी ओके विथ यू, बस थोड़ा अप्रोच को चेंज कर लो तुम। जी सर। और कुछ भी कहा जाता है नहीं आ रहा है, साफ साफ बोल दिए अच्छा है, रादर देन कि सेइंग कि सर ये नहीं हो सकता है। जी सर। है ना, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इट ओनली टाइम्स विच मेक इट हैपेंस। जी अभी सर। नहीं हो सकता, तुम क्या कह सकते हो आज के 10 साल बाद नहीं हो सकता है। नहीं, वो तो सर नहीं कर सकते। और कहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि बिहार में हर साल बाढ़ और सूखा पड़ेगा ही? नहीं सर। बस तुम कह रहे हो कि बाढ़ तो आएगा ही, क्यों आएगा भाई बाढ़? तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए कि हम बाढ़ को कंट्रोल करेंगे सर। जितना भी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, जितना भी, चाहे इंडिया लेवल पे है चाहे वर्ल्ड लेवल पे है, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एट स्टेट लेवल, एट कंट्री लेवल, एट ग्लोबल लेवल। जी सर। इट्स ओनली योर अप्रोच। यहाँ तो नदी का रास्ता बदल दिया जा रहा है यार, पूरा का पूरा। आज जी से सर। 20 साल पहले तुम कहते तो कोई तुम्हारे ऊपर हंस देता कि जी नदी सर। के रास्ता बदलने की बात कर रहे हैं ये। लेकिन आज देखो, इंटरकनेक्टिंग द रिवर्स, द जी सर। प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन। जी सर। तो थोड़ा सा तुम अपना अप्रोच डिफरेंट करो। कब है तुम्हारा मॉक? सर 2 तारीख को सर। 2 को है। जी सर। 2 को है, आज हो गया तुम्हारा 23 तारीख ना, 24। 24 हो गया। 24 हो गया, तो 24 हो गया तो तुम एक मॉक और ले लो हम लोगों के साथ। जी सर। You be in touch with Namita, and जी she सर। will give you one slot for one day. We will make sure that you sit in different panel, and let's match the result that they are giving to you and what we have given